हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की जो हमारी क्लास है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जियोग्राफी से रिलेटेड है। आज की क्लास में आप पूरा डीपली भारत की जनगणना के बारे में पढ़ोगे, भारत की साक्षरता, भारत की वृद्धि दर, ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, तो जो जहाँ से हर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आज आपका वही टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से देखना वीडियो को और सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ताकि न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, भारत की जनगणना। जनगणना पढ़ेंगे हम। जनगणना, ठीक है। जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। हमारे भारत में कितनी जनसंख्या, कैसे है, जनगणना कब से शुरू हुई, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वर्ल्ड में अगर बात करें, विश्व में जनगणना की शुरुआत, यानी ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने वहाँ जनगणना करवाई सबसे पहले, तो विश्व में 1749 में, वर्ल्ड में बात करें, वर्ल्ड में 1749 में स्वीडन देश ने सबसे पहले जनगणना करवाई थी। वर्ल्ड की बात करें। भारत में, इंडिया की बात करें तो भारत में भाई जो सबसे पहले जनगणना हुई थी आपकी 1872 में हुई थी। 1872 में हमारे यहाँ टम्परेली जनगणना हुई थी। डिटेल में नहीं हुई थी, टम्परेली हुई थी। लॉर्ड मैगो के टाइम पर हुई थी। किसके समय पर हुई थी? लॉर्ड मैगो के टाइम पर हुई थी, ठीक है। लॉर्ड मैगो के टाइम पर हुई थी आपकी इंडिया में सबसे पहली जनगणना 1872। टम्परेली जनगणना थी ये, ज़्यादा इसमें डिटेल में कुछ नहीं था, ठीक है। बस करने की सोची थी और करवा दी, जैसी हुई हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें विधिवत रूप से, यानी पूरा सिस्टमैटिक रूप से, विधिवत रूप से जो भारत की पहली जनगणना हुई, विधिवत ढंग से भारत की पहली जनगणना हुई 1881 में। तो ऐसे तो ये दूसरी थी, 1881 में हुई। ये हुई थी आपकी लॉर्ड रिपन के समय पर। कौन थे यहाँ जब? लॉर्ड रिपन, आपके गवर्नर जनरल, जब कुछ भी कह लो, लॉर्ड रिपन थे। 1881 में विधिवत ढंग से जो भारत की जनगणना हुई 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के टाइम पर। 1881 के बाद हर 10 साल बाद जनगणना होती आ रही है, ठीक है। 1881 के बाद 1891 में हुई, फिर 1901 में हुई, फिर 1911 में, फिर 1921, फिर 31, फिर 41, 51, 61, 71। तो क्वेश्चन ये आता है, अब हमारे यहाँ जो जनगणना हुई थी कब भाई हुई थी? 2011 में हुई थी लास्ट। 2011 में जो जनगणना हुई है वो कौन से नंबर की जनगणना? एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है आपका। तो जो 2011 में जनगणना हुई है वो हमारी 15वीं जनगणना थी, याद रखना। 2011 में जो जनगणना हुई है वो कौन सी जनगणना थी? 15वीं। देखो 81, 91, 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, फिर 2001, फिर 2011। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। यानी ये कौन सी जनगणना थी? 2011 वाली हमारी 15वीं जनगणना थी, क्योंकि 1872 में चाहे टूटी फूटी, चाहे विधिवत ढंग से ना हुई, पर हुई तो थी ना। तो 1872 को भी काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 2011 वाली हमारी 15वीं जनगणना थी। अब बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आज़ादी के बाद वाली हमारी ये कौन सी जनगणना है? आज़ादी के बाद। तो भाई भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में, यानी इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आज़ादी के बाद वाली ये भारत की कौन सी जनगणना है? 7वीं। कौन सी जनगणना है? 7वीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं जो करवा रही हूँ। कौन सी जनगणना ये हमारी आज़ादी के बाद? 7वीं। आज़ादी के बाद अगर एग्जाम में पूछे, भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, तो उसके बाद कौन सी जनगणना हुई थी भाई?
तो आज़ादी के बाद हमारी 1951 में जनगणना हुई थी। देखो ये रहा 1951 में आज़ादी के बाद जनगणना हुई थी, यानी आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। उसके बाद आते हैं आपके जो 1901 से लेकर भारत में कभी मंदी आई, कभी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, कभी बहुत तेज़ी से बढ़ी, कभी घट गई, कभी ज़्यादा ही मंद गति आई, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। 1901 से लेकर 1921 तक जो भारत की जनसंख्या है, 1901 से लेकर 1921 तक भारत की जो जनसंख्या है वो बढ़ी तो सही पर मंद गति से, ठीक है, मंद गति से वृद्धि हुई है भारत की जनसंख्या में, ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ी, मंद गति से धीरे धीरे वृद्धि चली। 1911 से लेकर फिर 1921 तक, 1911 से लेकर 1921 तक इसे एक नाम दिया गया स्पेशल, महान विभाजक वर्ष, महान विभाजक वर्ष, क्योंकि थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होनी स्टार्ट हो गई थी। महान विभाजक वर्ष, एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में आपके आगे आके 21 से 41, 51, 51 से फिर आपके 71 ऐसे डाले मिलेंगे ऑप्शन। तो 1911 से लेकर 1921 वाला आपका महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 1921 से लेकर 1951। ये यहाँ पर भी आपकी जो जनसंख्या वृद्धि हुई ज़्यादा तेज़ी से नहीं हुई, मंद गति से ही वृद्धि थी, ठीक है। भारत की जनसंख्या कब बढ़ी हो तो आगे देखेंगे। तो 1921 से लेकर 1951 मंद गति से वृद्धि बढ़ी, क्योंकि ना पहले टेक्नोलॉजी थी, बीमारियां थी, महामारियां थी, लोग मर भी तो जाते थे ज़्यादा, मृत्यु दर भी तो ज़्यादा थी, जन्म दर पहले के बच्चे ज़्यादा पैदा होते थे तो मरते भी तो ज़्यादा थे। नेक्स्ट 1951 से 81, 1951 से 1981 के बीच तीव्र गति से वृद्धि हुई भारत में, तीव्र गति से वृद्धि। एक तो भाई इस वक्त तक भारत आज़ाद हो चुका था, हम आत्मनिर्भर थे, अपना बनाया खाया खुद करते थे सब कुछ। उसके अलावा हमारे यहाँ थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि भारत आज़ाद हो गया था ना, तो भारत में सिस्टमेटिक चीज़ें आ गई थी, अस्पताल आ गए थे, स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। तो इसी वजह से हमारी जो जनसंख्या है वो तेज़ी से बढ़ी 1951 से 81, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे आए इस वाले पार्ट में सबसे तेज़ी से किस वाले सन में बढ़ी, तो 1961 से 1971 वाले में, 1961 से 1971 में सबसे तीव्र गति से जो जनसंख्या बढ़ी है भारत की वो इस ईयर में बढ़ी है, सबसे तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है। 1961 से 1971 के बीच सबसे तीव्र गति से वृद्धि हुई है भारत की जनसंख्या में। अब बात करें जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं हम, बात करें जनगणना या जनसंख्या पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाया जाता है आपका 11 जुलाई को, याद रखना, डे भी पूछे जाते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है हमारा 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को। अब हम अपनी पढ़ेंगे 2011 की जनगणना, ठीक है। लास्ट जनगणना हमारी 2011 में ही हुई है ना, अगली कब होगी भाई? अगली होगी आपकी 2021 में। अब काम स्टार्ट हो जाना चाहिए था, ड्यू टू कोरोना नहीं हुआ, तो हमारी जनगणना पढ़ेंगे अब हम 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना में इसमें क्या क्या नया हुआ, तो 640 ज़िले और बन गए थे भाई, 640 ज़िले और बन गए थे, ये नए ऐड हुए थे 640 ज़िले, इनकी नए ज़िले ऐड हुए। पहली बार 2011 में जो हमारी जनगणना हुई उसमें किन्नरों को शामिल किया गया, भाई वे भी तो हमारा ही पार्ट है ना, तो किन्नरों को शामिल किया गया 2011 की जनगणना में पहली बार। उससे पहले इन्हें कभी भी शामिल नहीं किया गया था जनगणना में। जनसंख्या की बात करें 2011 में जो जनसंख्या थी भारत की कितनी थी? 121 करोड़। कितनी थी? 121 करोड़। पूरा डिटेल में लिखना चाहते हो तो 2011 में भारत की जनसंख्या 2011 में 121,056,9573 121 करोड़, लगभग 121 के करोड़ थी। 121 करोड़ 56,09,573, ठीक है। वर्ल्ड में अगर रैंकिंग की बात करें जनसंख्या में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, विश्व में भारत का दूसरा स्थान है जनसंख्या के मामले में, ठीक है। और
पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान है भारत का, पहला है भाई चाइना का, चीन में सबसे अधिक जनसंख्या है, भारत में 121 करोड़ है। ठीक है, तो चीन पहले नंबर पर आता है जनसंख्या में, चीन दूसरे नंबर पर आता है भारत, सेकंड है भारत, तीसरे नंबर पर आता है यूएसए जिसे आप अमेरिका भी बोलते हो, चौथे नंबर पर आता है इंडोनेशिया, पांचवें नंबर पर आता है ब्राज़ील। 5 कर लो, इनफ है, इससे ज़्यादा क्या। चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ये है विश्व के 5 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश, जिसमें हमारे भारत की रैंकिंग दूसरी है अकॉर्डिंग टू 2011 की पॉपुलेशन के जनसंख्या के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। ठीक है, ये आपका 2011 की जनगणना, अभी इसी में ही चलेगा ये पूरा टॉपिक आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। एक आता है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व भारत का अगर 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखें तो जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत का जनसंख्या घनत्व। ये क्या होता है कि भाई आपके 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं, ये होता है जनसंख्या घनत्व। समझ रहे हो ना, जनसंख्या घनत्व। अगर हम बात करें भारत में या वर्ल्ड में बात करें कि जो जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक, आपका जो जनसंख्या घनत्व है विश्व में सर्वाधिक सिंगापुर में है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, वर्ल्ड की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व विश्व में सिंगापुर में है। सिंगापुर, भारत में नहीं है भाई, सिंगापुर में है, भारत तो बहुत पीछे है, सिंगापुर में है। कितने व्यक्ति, 7,565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में लोग वहाँ रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा है, तो जब काफ़ी घना बसा हुआ देश आप ये कह सकते हो। एरिया छोटा होगा ना, लोग तो ज़्यादा है पर एरिया तो छोटा है। नेक्स्ट अगर बात करें अफ्रीका में, तो अफ्रीका में भी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो नाइजीरिया है। पाकिस्तान हमारा 6ठे नंबर पर आता है जनसंख्या घनत्व में, पाकिस्तान की जो रैंकिंग है 6th पर है। ठीक है, बांग्लादेश की रैंकिंग, बांग्लादेश जो है आपका 8 नंबर पर है, भारत तो बहुत पीछे है। ठीक है, तो उसके बाद देखो आपकी ये जो जनसंख्या है ये कहाँ अधिक होगी भाई, जो एरिया आपके रहने लायक होंगे तो वहाँ पर तो जनसंख्या अधिक होती है ना, जहाँ पर आपकी ना तो अधिक गर्मी हो, ऐसे एरिया, ऐसे भाग जहाँ पर ना तो अधिक गर्मी हो और ना ही अधिक सर्दी हो, ऐसे एरिया जो होंगे, ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी। अगर हमारी पृथ्वी की बात करें, देखो हमारी पृथ्वी पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर सूर्य आपका बिल्कुल सीधा पड़ता है 21 मार्च और 23 सितंबर, लगभग 6 महीने सूर्य की किरणें बिल्कुल इस एरिया में सीधी रहती हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो यहाँ कौन रहेगा भाई, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका 21 मार्च से चलना स्टार्ट हुआ, 21 जून को एक ही बार सूर्य सीधा पड़ेगा। यहाँ पर 22 दिसंबर, यहाँ पर भी एक बार सीधा पड़ता है, बट यहाँ पर आपका समुद्री भाग ज़्यादा है, इसीलिए जो हमारी अधिक से अधिक जनसंख्या है वो 0 डिग्री से ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में, 0 डिग्री से ऊपर हमारा कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। तो 0 बात करें विश्व की जो सबसे अधिक जनसंख्या है, विश्व की जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो आपका इन एरिया में ही है, जनसंख्या घनत्व उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि वहाँ पर लैंड वाला पार्ट भी है, ना अधिक गर्मी है ना अधिक सर्दी है, 0 डिग्री से ऊपर आपकी कर्क रेखा लगा लो, ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी। लगभग 60% से अधिक जनसंख्या यहीं पर रहती है विश्व की उत्तरी गोलार्ध में, इस वाले पार्ट में, ये जो ये वाली बेल्ट है इसमें। ठीक है, इसमें विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या यहीं रहती है। ठीक है, या तो वहाँ जनसंख्या
या तो फिर किसी एरिया में, ये तो था आपका नेचर का रोल कि भाई नेचर ने किसी एरिया में जनसंख्या को कैसे प्रभावित किया है। अधिक गर्मी कर दी तो वहाँ लोग अपने आप कम रहेंगे, अधिक सर्दी कर दी तो वहाँ ऐसे ही नहीं रहेंगे। अब कुछ और भी कारण होते हैं भाई जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं, बहुत से कारण होते हैं। एक तो मैदानी भाग है, ठीक है, कोई मैदानी भाग है, मैदानी भाग में कहीं भी देख लो आप, जो मैदानी पार्ट होता है ना वहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है। क्यों होती है मैदानी भाग में जनसंख्या अधिक? क्योंकि वहाँ पर खेती करना भी आसान होता है, उपजाऊ मिट्टी मिलती है, आपके वहाँ पे पानी का स्तर भी अच्छा मिल जाता है, नहरें नलकूप सब कुछ मिल जाता है, रहने की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो जो मैदानी भाग हैं वहाँ पर आपकी जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर, या फिर आपके जहाँ अधिक उद्योग धंधे हो, किसी एरिया में अधिक उद्योग हो, अधिक उद्योग धंधे हो, तो वहाँ पर भी जनसंख्या अधिक होती है। सिंपली है होगी क्योंकि वहाँ पर लोगों को रोजगार अधिक मिलेगा। जहाँ पर इंडस्ट्री होगी, बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, वहाँ पे रोजगार के साधन ज़्यादा मिलेंगे ना, तो इसीलिए वहाँ पर आपकी, जहाँ पर उद्योग धंधे होंगे वहाँ पर आपका जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा। नेक्स्ट, नदियों के किनारे, नदियों के किनारे भी आपकी जो जनसंख्या है वो अधिक ही पाई जाती है। क्यों भाई? एक तो पानी मिल जाता है, स्वच्छ पानी मिल जाता है जो उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, ठीक है, तो पानी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसी वजह से नदियों के किनारे भी अच्छी जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। एक वो वाला एरिया जहाँ ना तो गर्मी हो और ना ही सर्दी हो, ऐसे एरिया में भी ज़्यादा सर्दी ना हो और ज़्यादा गर्मी ना हो, जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। अब हम बात करें जनसंख्या का घनत्व कम कहाँ पाया जाता है। ये तो था आपकी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले पार्ट। अब बात करें कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है, या जहाँ की जो जनसंख्या वो कम होती है, तो ऐसे कौन से पार्ट हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है? तो भाई आपके पहाड़ी भाग, पर्वतों पर, आपके पहाड़ी भागों में, आपके पर्वतों में जनसंख्या घनत्व बहुत कम पाया जाता है। पहाड़ों पे, ठीक है, पहाड़ों पर क्या होता है, आपका जनजीवन इतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं। कई चीज़ें, कई सुविधाएं तो हमें उन्हें उपलब्ध भी नहीं होती, तो पहाड़ी जो भाग होते हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। उसके अलावा जहाँ पर अधिक गर्मी और सर्दी होती है, अधिक गर्मी और सर्दी है तो इसका अपोजिट हो गया, अधिक गर्मी और सर्दी होगी, वहाँ पर भी आपका जनसंख्या घनत्व कम होगा, ठीक है, वहाँ पर भी आपकी कम जनसंख्या होगी जहाँ पर अधिक गर्मी और अधिक सर्दी होगी। दूसरा, जहाँ पर उद्योग धंधे ना हो, ठीक है भाई, इनके अपोजिट ही है वैसे ये सारे। जहाँ पर उद्योग धंधे ना हो, यानी उद्योग धंधे नहीं होंगे तो रोजगार नहीं होगा, तो लोग वहाँ रहेंगे क्यों, ठीक है। नेक्स्ट है जहाँ नदियाँ ना हो, जहाँ नदियाँ ना हो, नदियाँ नहीं होगा, नदियाँ नहीं होंगी, पानी नहीं होगा, तो मूलभूत आवश्यकता तो हमारी पानी भी है, पानी तो ज़रूर चाहिए, नहाने में, धोने में, कपड़े धोने में, पीने में, खाना बनाने में, सब में पानी की नीड होती है, तो पानी बिना तो रह नहीं सकता इंसान। नेक्स्ट, जहाँ हमारे साधन ना हो, जो साधन संपन्न ना हो, जो एरिया जिसमें कुछ भी फैसिलिटीज़ ना हो, वहाँ पर आपकी जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। तो अधिक जनसंख्या घनत्व पाए जाने के कारण और कम जनसंख्या घनत्व पाए जाने के कारण, और भारत का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये था आपका जनसंख्या घनत्व। अब अगर एग्जाम में आपसे राज्य पूछे कि भाई भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो भारत का जो बिहार है ना, बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जो भी कह लो, प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा नंबर आता है पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व में, भारत में दूसरा नंबर है पश्चिम बंगाल का। बस इस का ये याद रख लेना, दूसरे का ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसका पूछ सकता है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। अब कम जनसंख्या घनत्व, ये तो था अधिक, ये था अधिक, भारत का अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं, जहाँ की जो जनसंख्या है वो कम, जनसंख्या घनत्व कम है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व कितना है वहाँ का, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये 17 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर प्रति किलोमीटर स्क्वायर, तो अरुणाचल प्रदेश, तो इनको याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या की। जो जनसंख्या घनत्व है आपका अरुणाचल प्रदेश, एक और लिख लो मिजोरम, दो तो याद कर ही लेना भाई, क्योंकि एग्जाम में दूसरा भी पूछ ही सकता है। तो पहला आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम। ये तो हुई राज्य की बात, बट अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो आपका दिल्ली में,
किस यूटी में जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो दिल्ली में जनसंख्या घनत्व अधिक है। ठीक है, जब आपका हुआ था तब 11,297 किलो प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर 11,297 था दिल्ली का 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, ये याद रख लेना। तो सबसे कम आपका दिल्ली, इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं। अब जनसंख्या घनत्व को निकालते कैसे हैं ये समझो थोड़ा सा। जनसंख्या घनत्व निकाला कैसे जाता है? कुल जनसंख्या किसी भी देश का, मान लो कोई देश है, भारत ही लगा लो, भारत की कुल जनसंख्या जो कि 121 करोड़ के लगभग है, बटे में भारत का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या बटे में भारत का कुल क्षेत्रफल, तो आपका जो निकलेगा वो निकलेगा जनसंख्या घनत्व। नियर अबाउट देख लो, 121 करोड़ के लगभग हमारी जनसंख्या है, क्षेत्रफल हमारा 32,87,000 तो कुछ ऐसे है, 87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी आपका 31.7 लिख लो। तो ये हमारा क्षेत्रफल है भारत का। तो आपका नियर अबाउट 382 डिवाइड करोगे इतना ही आएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या घनत्व निकालने का फार्मूला है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। तो ये थी आपकी जनसंख्या घनत्व से संबंधित स्टोरी कि क्या होता है जनसंख्या घनत्व, कैसे निकालते हैं, किस राज्य में ज़्यादा है, किस राज्यों में कम है, किस यूटी में ज़्यादा है और वर्ल्ड में किस में ज़्यादा है। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में। ये तो था जनसंख्या घनत्व कि भाई कितने पार्ट में कितने लोग रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या कहाँ की ज़्यादा है। जनसंख्या भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। तो पहले सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें या सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो फर्स्ट नंबर आता है भाई यूपी का। यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। यूपी के बाद दूसरा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। दो ही कर लो, चार के चक्करों में आप इन दो को भी भूल जाओगे। यानी सबसे अधिक जनसंख्या आपकी यूपी की है। यूपी बहुत पूछा जाता है, सबसे अधिक जनसंख्या यूपी। अब न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? सिक्किम। ये मैक्सिमम और मिनिमम का एक तो रट ही लेना, पूछता तो वो एक ही है, उसका सिर फिरेगा जब वो दूसरा पूछेगा, बाकी वो एक में काम चला लेता है। तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में। ठीक है, अगर दूसरा राज्य पूछे तो मिजोरम। तो दो इनफ है आपके लिए। और अगर यूटी में पूछे, भाई केंद्र शासित प्रदेश में पूछे, यूनियन टेरेटरी में पूछे कि किस में सबसे ज़्यादा है जनसंख्या घनत्व, किस में कम है, यूटी में पूछे तो आपकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा आपको पता है किस में है? दिल्ली में। किस में है? दिल्ली यूटी में सबसे ज़्यादा आपकी जनसंख्या है और लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या। याद रखना, दिल्ली में आपकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और लक्षद्वीप में सबसे कम है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो। ये थी आपकी जनसंख्या। सर्वाधिक यूपी, महाराष्ट्र दूसरा नंबर, न्यूनतम सबसे कम है सिक्किम में, दूसरे नंबर पर मिजोरम में। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें सबसे ज़्यादा है आपकी दिल्ली, सबसे कम है आपकी लक्षद्वीप में। तो ये थी जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट आता है हमारा वृद्धि दर। नेक्स्ट आता है इसमें वृद्धि दर को कैसे निकालते हैं, क्या होती है वृद्धि दर। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग वृद्धि दर यानी हमारी ग्रोथ रेट 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी भाई? 102 करोड़। कितनी थी? 102 करोड़ थी 2001 में। अब हमारी 2011 में कितनी है? 121 करोड़ के लगभग है, यूँ लगा लो नियर अबाउट 121 करोड़। ठीक है, 102 और 121 यानी कितने का डिफरेंट आ गया? लगभग 19 करोड़ बढ़ गई है हमारी जनसंख्या, है ना, 19 करोड़ बढ़ गई है। तो आपकी कैसे निकलेगी जनसंख्या वृद्धि दर? 2001 और 11 के बीच में कितनी जनसंख्या वृद्धि दर हुई ये हमें कैसे पता चलेगा? 19 करोड़ जो हमारी इन दोनों को माइनस करके निकली, 19 करोड़ डिवाइडेड बाय पहले वाली जनसंख्या 2001 की 102, 19 बटे 102 इंटू 100। जब आप इसे सोल्व करोगे ना तो आपकी निकलेगी जनसंख्या वृद्धि दर। कितनी वृद्धि दर है? तो जनसंख्या वृद्धि दर निकलेगी हमारी। तो अभी फिलहाल भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.7% वृद्धि दर। याद रखना 17 नियर अबाउट तो 17.64% है, पर इसको इसमें इंक्लूड करके 7 कर देते हैं तो 17.7% वृद्धि दर। इसको जब काटोगे पिटोगे डिवाइड करोगे आपका ये निकल के आएंगे। तो ये थी 2001 और 11 के बीच की जनसंख्या वृद्धि दर। अब अगर राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस में पाई जाती है?
राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है आपकी, देखो हम सोचते हैं यूपी में भाई हमारी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, बट जनसंख्या वृद्धि दर यूपी में सबसे ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा जो जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर, आपकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा मेघालय में है। मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है, तकरीबन 27% वृद्धि दर है वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर 27%। कम की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की है, -0.47% के लगभग है। ठीक है, तो याद रखना 476 0.6% के लगभग है। दूसरी बात करें तो दूसरा राज्य कम में केरल आता है। तो ये है आपकी जनसंख्या वृद्धि दर। यूटी की बात करें तो आप केंद्र शासित प्रदेशों में भी सुन लो, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है आपकी दादर नगर हवेली की। दादर नगर हवेली की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है। और अगर सबसे कम बात करें तो सबसे कम है लक्षद्वीप की, जनसंख्या भी सबसे कम लक्षद्वीप में ही है और वृद्धि दर भी सबसे कम लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट हमारा आता है लिंग अनुपात। वृद्धि दर यहाँ पे कंप्लीट है। ये स्टेट आपको सीधे के सीधे याद करने हैं, निकालना मैं आपको समझा ही रही हूँ कैसे निकालते हैं। लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशो, लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशो, ये क्या होता है? 1000 पुरुषों पर कैसे निकालते हैं कि भाई हमारे 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर कितनी लेडीज़ हैं, कितनी महिलाएं हैं, ये होता है हमारा लिंग अनुपात। अगर भारत के लिंग अनुपात की बात करें 2011 के में की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात 943 था, यानी हमारे यहाँ 1000 पुरुषों पर केवल 943 महिलाएं हैं, 943 लेडीज़ हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, 1000 पुरुषों पर 943। अब बात करें सबसे अधिक कहाँ पर हैं, सबसे अधिक लिंग अनुपात कहाँ पर है और सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पर है? तो सबसे अधिक लिंग अनुपात है, नंबर 1 पर आता है केरल, सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल। दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। ठीक है, 2-2 कर लो। सबसे कम में आता है आपका हरियाणा, सबसे कम में आपका आता है हरियाणा, बस हरियाणा ही कर लो, इनफ है। सबसे कम हरियाणा का 879 लिंग अनुपात था, 879 लिंग अनुपात था, जो कि सभी राज्यों में सबसे कम है। अब तो काफ़ी सुधर चुका है। यूटी की बात करें, यूटी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो आपका जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है भाई वो पुद्दुचेरी में है। पुद्दुचेरी आपकी तमिलनाडु में ही है, तो पुद्दुचेरी में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है। सबसे कम लिंग अनुपात की बात करें तो दमन और दीव में है, दमन और दीव जो कि गुजरात और महाराष्ट्र की साइड है, दमन और दीव और पुद्दुचेरी। अब आपका दमन, दीव और दादर और नगर हवेली एक हो चुका है फिलहाल। ये तो थी हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार डेटा कर रहे हैं हम। तो अब क्या रहता है जनगणना में? साक्षरता, लिटरेसी, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। भारत की साक्षरता 2011 के अनुसार बात करें तो जो भारत की साक्षरता नियर अबाउट 73% लोग यहाँ साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। किसी किसी बुक में आपको 74.04 भी मिलेगा। ठीक है, तो 74.04% जो भी ऑप्शन में मिले उसे टिक कर देना, एक ही मिलेगा। भारत की साक्षरता है। सामान्य साक्षरता, पुरुषों की साक्षरता और स्त्रियों की साक्षरता, तीनों पढ़ेंगे हम इसमें। सबसे पहले सामान्य साक्षरता की बात करें यानी पूरे भारत में साक्षरता की बात करें तो पूरे भारत में सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है और सबसे कम पढ़े लिखे किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आपका फर्स्ट नंबर पर आता है वही केरल, जो कि लिंग अनुपात में भी फर्स्ट, यानी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम, दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम। सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्यों की बात करें तो, सबसे कम साक्षरता की बात करें तो बिहार आता है आपका सबसे कम साक्षरता में, जबकि आपके जो IAS हैं, जो IPS है वो सबसे ज़्यादा बिहार के ही हैं, फिर भी सबसे कम साक्षरता है वहाँ की। दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। ये तो है पूरे इंडिया के डेटा के अनुसार भारत के राज्य। अब हम पढ़ें पुरुष साक्षरता कि भाई आदमियों की साक्षरता, ये एग्ज़ाम में आया था, टेट के एग्ज़ाम में पिछली बार पूछी गई थी पुरुष साक्षरता। ठीक है, तो जो पुरुष साक्षरता है, पुरुष साक्षरता हमारी वर्ल्ड की उसकी पूछे, भारत में टोटल पुरुष साक्षरता आपकी 80.9%। ठीक है, 80.9% यही पूछी गई थी, 80.9%। बट सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें, सर्वाधिक किस राज्य में है भाई पुरुष साक्षरता और न्यूनतम किस राज्य में है? सबसे कम
जो पुरुष हैं वो कहाँ के पड़े हुए हैं, मैन, और सबसे कम कहाँ के पड़े हुए हैं। तो इसमें आपका वही एक एक ही याद कर लो। सर्वाधिक में वही आपका केरल आ जाएगा और न्यूनतम में वही आपका बिहार आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्त्री साक्षरता में, यानी लेडीज़ में, महिलाओं में स्त्री साक्षरता। सर्वाधिक कौन सा है और न्यूनतम कौन सा है, परसेंटेज भी अलग है। ये है आपका 64.4%। सर्वाधिक की बात करें तो वही आपका केरल आएगा, बट सर्वाधिक में आपका केरल आएगा। पर कम की बात करें कि भाई इस जो लेडीज साक्षरता है, जो वुमेन लिटरेसी रेट है, वो आपका सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये थी आपकी साक्षरता। अगर बात करें भारत में जो साक्षरता है वो कुछ इस तरह की है। ये टोटल राज्यों का था, पुरुष साक्षरता और स्त्री साक्षरता इस तरह की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत में हिंदू कितने प्रतिशत हैं, भारत में हिंदू मुस्लिम जो है, भारत में हिंदुओं की बात करें, हमारा एक ये भारत हिंदुओं के नाम पर हिंदुस्तान नाम रखा गया है। भारत में 80% हिंदू हैं। मुस्लिम की बात करें, भारत में मुस्लिम की, अब तो वर्ल्ड में अगर बात करें तो वर्ल्ड में तो मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं, बट भारत की बात करें तो 13.6% मुस्लिम हैं। ठीक है, उसके अलावा तो हिंदू मुस्लिम ये आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा 4 महानगर हैं। इंडिया की बात करें 4 महानगरों में, 4 महानगर कौन से आपके, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 महानगर है भारत के, बड़े शहर कह लो, महानगर कह लो। इन 4 महानगरों में क्या होगा, 4 महानगरों में जनसंख्या का क्रम कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज आप घड़ी की सुइयों को घुमा दो। दिल्ली से स्टार्ट हो जाओ, देखो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों को घुमा दो। दिल्ली, यहाँ दिल्ली है, यहाँ मुंबई है, यहाँ आपकी चेन्नई है और यहाँ आपका कोलकाता है। अब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों को घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज आपकी जनसंख्या का क्रम आ जाएगा। एंटी यानी सीधी घुमाऊंगी तो मैं ऐसे आएगी, तो फिर आपका दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई ऐसे आएगा। बट एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है तो जो पहला नंबर आता है जनसंख्या में ज़्यादा, दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई और चौथा कोलकाता। मैंने पूरे सीक्वेंस में लिखे हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो इनको याद रखना। ये थी आपकी 4 महानगरों में जनसंख्या। एंटी क्लॉकवाइज सुई को घुमा दो, मैप बना के आपकी जो जनसंख्या है वो निकल आएगी। अब कुछ क्वेश्चंस आते बिल्कुल सीधे सीधे हैं। हमारे भारत देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछ रहा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो कौन सा है भाई, ठाणे जिला है। किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो ठाणे जिला है अधिक जनसंख्या वाला जिला है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपकी दिबांग घाटी है। जो दिबांग घाटी है ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगर बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित यानी आपकी SC ST अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला नहीं राज्य, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला, जनजाति भी ऐड कर लो। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला जिला नहीं राज्य कौन सा भाई आपका, मिजोरम। याद रखना मिजोरम, एग्जाम में अभी पूछे जाते हैं अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है, तो आपकी मिजोरम में है। उसके बाद पूछे यूटी कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका लक्षद्वीप है, जहाँ पर आपकी जनसंख्या कम पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व भी आपका कम पाया जाता है, वहीं पर आपकी अनुसूचित जनजाति ज़्यादा पाई जाती हैं। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य। देखो ये थी जनजाति जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई होती है, अनुसूचित जाति फिर भी थोड़ी अपर होती है, तो इसमें आपका आता है पंजाब। अनुसूचित जाति में आता है पंजाब।
अब पूछे सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला यूटी, यूटी पूछे तो आपका चंडीगढ़, जो पंजाब की कैपिटल है, हमारे हरियाणा की भी कैपिटल है, कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब चंडीगढ़, याद रखना। ठीक है, तो चंडीगढ़ जो है वो सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला राज्य है। तो यहाँ पे तकरीबन आपका डेटा, आपकी जनसंख्या कंप्लीट होती है। भारत में अगर एसटी की बात करें, एससी, भारत में अगर एससी की बात करें ना भाई, एससी किस राज्य में है? एससी सबसे ज़्यादा यूपी में है। ठीक है, भारत में जो यूपी है उसमें 16.6% आपके एससी हैं। एससी एसटी की बात करें, एसटी सबसे ज़्यादा एमपी में है, ये जातियों से रिलेटेड है। एसटी सबसे ज़्यादा एमपी में है। एमपी में आपके कितने प्रतिशत हैं? 8.6%। ठीक है, तो ये डेटा है आपका। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला यूटी लक्षद्वीप, अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य पंजाब, अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला यूटी चंडीगढ़। भारत में एससी आपके यूपी में सबसे ज़्यादा है 16.6% और एसटी आपके एमपी में सबसे ज़्यादा है 8.6%। तो आपने जनसंख्या अपना डीपली पढ़ा है। भारत में जो जनसंख्या है वो हमने डीपली करी है। 2011 की जनगणना, एक भी क्वेश्चन हमारा यहाँ से नहीं छूटा है, पूरा डीपली करवाया गया है आपको। लिंग अनुपात, वृद्धि दर, उसके अलावा आपको सबसे पहले तो भारत का लिंग अनुपात, भारत की वृद्धि दर, भारत की जनसंख्या, भारत की साक्षरता, राज्यों से भी पहले आपको ये याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सबसे पहले तो भारत का डेटा ही पूछता है। भारत की जनसंख्या, भारत का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, उसके अलावा ये क्वेश्चंस भी बहुत आने लगे हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो इन्हें अच्छी तरह कर लेना। कौन सा राज्य अनुसूचित जनजाति में फर्स्ट है, यूटी कौन सा है, और आपका राज्य कौन सा है, अनुसूचित जाति, एससी में कौन सा है, एसटी में कौन सा है। तो यहाँ पे आपका 2011 की जो जनगणना है वो कंप्लीट होता है। तो इस क्लास में हमने भारत की जो एग्रीकल्चर है, खरीफ, रबी, जायद और नकदी फसलें, क्रांतियाँ और आपकी 2011 की जनगणना और जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई, ये सारा टॉपिक, ऑल टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मेजर 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक न्यू क्लास के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक पढ़ते रहना, देखते रहना इस वीडियो को, और रिटर्न वर्क में कर लिया करो सारे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताती हूँ या क्वेश्चंस मैं बताती हूँ, भाई ये आया था तो उसको तुरंत इंपॉर्टेंट लिख ला करो अपनी कॉपी में, ताकि जब आप लास्ट रिवीजन करो एग्ज़ाम देने से पहले, तब वो चीज़ आपको दूर से ही दिख जाए और आप उसको एक बार पढ़ लो। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, आपके जो 10% जो क्वेश्चन है वो आपके हर बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, 60 में से आपको 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो हर साल आते ही आते हैं, यानी फिक्स है। एक साल ना आए, उससे अगले साल आएंगे, फिर उससे अगले साल वे वाले आ जाएंगे। तो ऐसे 10 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो इनको इंपॉर्टेंट कर लिया करो, कम से कम वो 10 क्वेश्चन तो हमारे उनमें से तो एक भी गलत ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय। तो कैसी लगी भैया आप सबको क्लास? आई थिंक सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। तो लाइक कर दो मेरे चैनल को, शेयर कर दो मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। उसके साथ ही बेल आइकन कर लो, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो वो आपके पास इजीली पहुंच जाए और आप विजिट कर सको मेरे चैनल पर। तो फिर मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए भारत की जो जनगणना है इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ताकि कोई आगे आपके मिस्टेक ना हो। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।